चले सारे क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 कैफ 6 MFA। जनाब आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा सिलेबस और पेपर पैटर्न डिस्कस करने के बाद वैक का। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब मार्च 25 अटेम्प्ट के लिए और इंशाल्लाह इसी टाइम में हम लोग पास करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट टाइम में हो गया था ना पास कॉस्टिंग वाला। ये दुआ बड़ी जरूरी होती है भाई, ये दुआ बड़ी जरूरी होती है। चले दोस्तों भाइयों, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पेपर को डिस्कस करते हैं और फिर सिलेबस को डिस्कस करते हैं। और दोस्तों चलो पहले सिलेबस लिखो यार। सिलेबस MFA के पेपर का नाम मेरे दोस्तों बताएंगे सर क्या है भैया? मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस MFA ग्रुप बी का दूसरा आसान पेपर। पहला आसान पेपर कौन सा है जनाब? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ पहला आसान पेपर। मुश्किल से उसका सिलेबस जो है ना, अगर हैंडआउट प्रॉपर बने सही है 40-50 पेज का पूरा पूरा वो है हैंडआउट है। ओके, और दूसरा आसान पेपर कौन सा है हमारे पास? MFA। तो ये दो पेपर तो फौरन पास होने चाहिए भैया, फौरन इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और MFA का रिजल्ट जब से पेपर आया मेरे से 2022 में आ गया था ना, हाँ, तो उसमें जो है ना ये जब से आया ना इसका रेशियो हमेशा 48-50, 46, 48-56 ऐसा रहा। इस बार भी ऐसी आएगा, इस बार भी ऐसी आएगा। ओके, तो पेपर ही आराम से पास हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जनाब जरा सिलेबस लिखते हैं। सही, आप लोग साथ साथ सिलेबस लिखो और फिर हम लोग देखते हैं हमें पढ़ना कैसे है, कैसे किस पैटर्न में हम लोग इसको कवर करेंगे। चलें दोस्तों इसको मैनेजरियल एनालिसिस, दूसरा है मेरे पास फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिस्क मैनेजमेंट। और तीसरा है मेरे पास बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। अच्छा भैया, कितने कितने मार्क्स का है? मार्क्स 30 से 40, मार्क्स 30 से 40। और ये है मेरे दोस्त अच्छा जी, इसके अंदर हम लोग लिखते हैं दोस्त क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1 है पेस्टल एनालिसिस। फिर है मेरे पास इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बोले तो IT। फिर है मेरे पास जनाब टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद है मेरे पास पोर्टर 5 फोर्सेस।
उसके बाद है मेरे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद है मेरे पास स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड मार्केट सेगमेंटेशन। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड मार्केट सेगमेंटेशन। एक सेकंड यार, इसको मैं इंक के लिए दे दूं। कौन सा वाला? चौथे नंबर पे पोर्टर 5 फोर्सेस। उसके बाद है मेरे पास बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, नंबर 7 है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। फिर है मेरे पास स्वॉट एनालिसिस उस कस्टमर नीड। हाँ लेकर आ जाओ अंकल। अच्छा चलो रहने दो। स्वॉट एनालिसिस और कस्टमर नीड्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वैल्यू चेंज, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वैल्यू चेन, resource competence and capabilities, resource competence and capabilities। यहां पे है मेरे पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले तो वैक। दूसरा है मेरे पास सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। तीसरा है मेरे पास फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। और चौथा है मेरे पास रिस्क असेसमेंट। आइडेंटिफाइंग एंड रिस्क असेसमेंट। आइडेंटिफाइंग एंड रिस्क असेसमेंट। आइडेंटिफाइंग एंड रिस्क असेसमेंट। इस तरफ आए तो जनाब मेरे पास बजटिंग है, इस तरफ आए तो जनाब मेरे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है, इस तरफ आए तो जनाब मेरे पास वर्किंग कैपिटल है। तो जनाब ये मेरे पास सिलेबस है। तो एक दफा जरा सिलेबस को मैं समझा दूं, सही, फिर आप लोग कॉपी करना। अच्छा, हमारे जो सिलेबस है इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया, मतलब आईके अपने 3 कैटेगरी के अंदर स्प्लिट किया है, मैनेजरियल, फाइनेंशियल एनालिसिस और बजटिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। पेस्टल एनालिसिस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, पोर्टर 5 फोर्सेस है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड मार्केट सेगमेंटेशन है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, बीसीजी मैट्रिक्स, स्वॉट एनालिसिस, कस्टमर नीड, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, वैल्यू चेंज, रिसोर्स कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी। जनाब ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा थ्योरी का है, ये पूरा का पोर्शन हमारा थ्योरी का है। इस साइड पर ये जनाब ये हमारे कैलकुलेशन प्लस थ्योरी है। फाइनेंशियल हमारे पास वेटेड एवरेज कैलकुलेशन है,
वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको WACC बोले तो वैक कहते हैं। और हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये मेरे पास कैलकुलेशन है। ये वाला पोर्शन मेरे पास थ्योरी है, और दोस्त ये वाला पोर्शन भी मेरे पास थ्योरी है। डन। इस तरफ आइए, ये तीनों के तीनों मेरे पास कैलकुलेशन है, बजटिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और वर्किंग कैपिटल। जनाब एग्जाम में जो मेरा पेपर आएगा दोस्त, एग्जाम में जो मेरा पेपर आएगा, और हिस्ट्री भी ऐसी रही है, थ्योरी आता है 40% और कैलकुलेशन आता है दोस्त 60%। हिस्ट्री ये रही है जनाब, एक सवाल इससे बनेगा, एक सवाल इससे बनेगा लाजमी। कभी कभार ये दे देता है, एक आधा टाइम में घूम फिर के छोटा सवाल बनता है इसका 4, 5, 6 मार्क्स का। इन दोनों से तो लाजमी बन रहा होता है नॉर्मली। दूसरा, एक कैलकुलेशन का सवाल आपका बनेगा वैक से, और एक आपका बनेगा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट से। सम टाइम वो ये भी दे देता है, 5 सवाल दे देगा कैलकुलेशन के, इसको थोड़ा छोटा कर देगा और इसको थोड़ा छोटा कर देगा, दोनों को दे देगा। सारे कैलकुलेशन उसने दे दिए, यानी कि कैलकुलेशन आप कुछ छोड़ नहीं सकते। कैलकुलेशन आपकी 60 मार्क्स कवर करने हैं ना भाई, 60 मार्क्स कवर करने हैं तो वो देगा, नहीं तो एमसीक्यूज में कट टिका देगा। अच्छा, यहां पे दोस्त पेपर के अंदर आपको एमसीक्यूज भी दिख जाएंगे 15 मार्क्स के, तो ये थोड़ा आसान है। मतलब आसान से मुराद कि यहां से मार्क्स निकल आते हैं, और ये आप रीडिंग टाइम में निपटा दोगे, कहानी खत्म। तो समझो आप 85 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो 3 घंटे के लिए, तो इसीलिए पेपर हो जाता है, पेपर छुटता नहीं है, ये पेपर छुटता नहीं है। ठीक हो गया। इधर आइए थ्योरी के अंदर। जनाब इसकी थ्योरी मजे की बात है, रट्टा थ्योरी नहीं है, रट्टा थ्योरी नहीं, इसकी थ्योरी बड़े मजेदार है। सुने ही कैसे, हमने बोला यार इस थ्योरी के अंदर आएगी आपके पास रिसर्च की, मतलब इंटरप्रिटेशन की आएगी। मतलब एग्जाम के अंदर वो आपको क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो बना के देगा और बोलेगा जनाब आपको थ्योरी दे देगा और इसमें बताइए। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मैं थ्योरी डिस्कस कर लूं, हमारे पास थ्योरी यहां पे लिखी है स्वॉट एनालिसिस, SWOT। ये बेसिकली 4 अल्फाज है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन को आप पढ़ेंगे पूरा, थोड़ा सा बता रहा हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक सिनेरियो बना के देगा। मैं बताता हूं आपको, सिनेरियो बना के देगा कि जनाब अभी आपको पता है फलस्तीन में चल रहे मसले मसाइल और पूरी दुनिया बाइकआउट मुहिम पे चल रही है। KFC का बाइकआउट हो रहा है, एग्रीड, पेप्सी का बाइकआउट हो रहा है, कोका कोला का बाइकआउट हो रहा है। किन कंपनीज के लिए अपॉर्चुनिटी है? कोला नेक्स्ट, कबाबजी और भी है। मतलब अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया के लिए अपॉर्चुनिटी खुली है। किसने अपॉर्चुनिटी कैश कर ली? कोलेनेक्स ने कर ली और आपके कबाबजी ने कर ली। अभी भी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो एग्जाम के अंदर वो ऐसा सिनेरियो बना के देगा। डेफिनेटली वो नाम तो नहीं देगा इजराइल और पैलेस्टीन की जंग है, वो ये नाम नहीं देगा, बस ये बोलेगा जनाब 2 जगहों में आपस में लड़ाई हो रही है जिसकी वजह से एक प्रोडक्ट का बाइकआउट हो गया है, तो दूसरी कंपनीज के लिए बताए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। इस तरह करके सवाल बना के देगा। बात समझ में? थ्रेड किसके लिए? KFC वालों के लिए, नहीं बिक रहा। किसके लिए जनाब? पेप्सी के लिए। नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ पेप्सी वालों का, टीम्स जनाब, उसके बाद सवाल बना के देगा। डेफिनेटली वो पेप्सी और टीम का नाम तो नहीं लेगा, वो किसी और चीज का नाम लेगा। पता है दुनिया के अंदर रियलिटी जो होती है उसके बाद नाम नहीं लेते, केस हो जाता, फाइल हो जाता है। तो वो ऐसा कोई नाम बना के देगा कि जनाब एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो बताइए कि जनाब इसके ऊपर थ्रेड है या नहीं। इस तरह करके सिनेरियो बना के देगा। तो आपको उस सिनेरियो को इंटरप्रेट करना है, हेडिंग्स पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस तरह का सवाल आएगा, रट्टा नहीं आएगा। डिफाइंड स्वॉट एनालिसिस, एक्सप्लेन स्वॉट एनालिसिस, वो नहीं, वो दौर चला गया, वो दौर चला गया। इस तरह का दौर आएगा। बात समझ में? मैंने क्या बोला? फॉर एग्जाम्पल एक और बात करते हैं जनाब थ्योरी की, कि पोर्टर 5 फोर्सेस, 5 चीजें इसके अंदर। 5 का मतलब 5 चीजें। क्या चीजें जनाब? हम आपको बता देते हैं थोड़ी बहुत। हमने बोला जनाब कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो कि कस्टमर ओरिएंटेड होती हैं, मतलब कस्टमर आपके हिसाब से मॉडिफाई करवा रहा होता है, जिसमें कस्टमर के पास बार्गेनिंग परचेज ऑप्शन होता है, यानी कि कस्टमर के पास ऑप्शन होता है। दूसरा, कुछ कंपनी ऐसे होती हैं जिसमें कस्टमर वेंडर आपको चला रहा होता है। तीसरी कंपनी ऐसी होती है जनाब जहां पे कॉम्पिटिटर का बड़ा रिस्क होता है। तो 5 चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे, 5 चीजें। तो उसकी बेसिस के ऊपर आपको सवाल बना के देगा, उसकी बेसिस के ऊपर आपको सवाल बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल IT का तो पता है दुनिया IT की है, तो IT के ऊपर तो IT है, पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक BCG मैट्रिक्स है, यानी कि एक कंपनी है उसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट है। आईफोन है, आईफोन के कितने प्रोडक्ट है दोस्त? एप्पल के कितने प्रोडक्ट है दोस्त? एप्पल का फोन
एप्पल का टैबलेट जिसको हम आईपैड कहते हैं, और तीसरा उसकी स्मार्ट वॉच भी है, और चौथा उसका आईपैड भी आता है गाने वाने सुनने के लिए ना, और क्या, हाँ वही लैपटॉप। ठीक है जी, हमने बोला सबसे ज्यादा कमाने वाला प्रोडक्ट कौन सा है इसका, मोबाइल फोन सबसे ज्यादा कमाने वाला प्रोडक्ट है, डन हो गया। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट, अच्छा दुनिया में बहुत फोन बिक रहे हैं, सबसे ज्यादा कौन सा फोन बिक रहा है, एप्पल का बिक रहा है, मानते हो। फिर हमने बोला दूसरा प्रोडक्ट इसका कौन सा है, लैपटॉप, मैकबुक बिकता है, मैकबुक बिकता है, हमने बोला कम बिकता है। दुनिया के अंदर जो लैपटॉप बिकते हैं उसमें एचपी, डेल, वेल ये वो बहुत बिकते हैं, उसके मुकाबले में कम बिकता है। हमने बोला जनाब जब दुनिया में एक चीज बिकती है तो आपकी क्यों नहीं बिकती, सवाल है। ऐसा क्या किया जाए कि आपकी चीज भी बिक जाए। भाई मैकबुक क्यों नहीं बिक रहा, हमने बोला दोस्त मैकबुक क्यों नहीं बिक रहा, यूजर फ्रेंडली नहीं है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम टेढ़ा है, विंडोज नहीं है, कुछ होगी ना कहानी, यही कहानी होगी। तो इस तरह का सवाल बनकर आएगा, एप्पल का मैकबुक का नाम नहीं लेगा, सही है, किसी और चीजों का नाम लेगा। बात समझे, तो सवाल इस टाइप की आएगी थ्योरेटिकल, मतलब थ्योरी के अंदर मजे की बात है, रट्टा नहीं है। हाँ थ्योरी के अंदर आप लोगों को जितने ज्यादा केसेस सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा दिमाग खुलेगा, उतना ज्यादा लिखने की आदत होगी। इसके अंदर जो ना लिखने की आदत बनाना मेरे दोस्त, मैं आपको सवाल दूंगा, हर टॉपिक के तकरीबन 10 से 15 केसेस होंगे, वो आप केसेस तो पढ़ लोगे, उसके सोल्यूशन भी पढ़ लोगे, लेकिन उस सोल्यूशन को लिखना, क्योंकि वो जो सोल्यूशन होगा ना आंसर, वो तो गोरे का आंसर होगा। गोरा तो वैसे होता है इंग्लिश में एक्सपर्ट है और एक प्रोफेशनल बंदा, उसको पता मैंने लिखना कैसे है। फिर तो सॉफ्टवेयर भी ऐसे आ गए, वो अपनी बुक को उस एआई के टूल से मॉडिफाई कर रहे हैं, तो जनाब वो जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं। लेकिन आप तो एग्जाम में खुद लिख रहे हो बगैर एआई के उससे, तो फिर आप लिखने की आदत बनाना, थ्योरी इस टाइप की होगी। मतलब थ्योरी के अंदर रट्टा नहीं है, थ्योरी के अंदर थ्योरी को समझना है और उसकी हेडिंग्स याद करनी है डेफिनेटली। आप किसी को पोर्टर 5 फोर्सेस की 5 हेडिंग ही नहीं पता, सही है, तो क्या लिखेगा, कद्दू लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल जनाब मैं अगर बोलूं यहां पे एक और है, क्या बोले अपन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर प्रोडक्ट की लाइफ के 5 साइकिल है, इंट्रोडक्शन है, ग्रोथ है, मैच्योरिटी है, डिक्लाइन है। अच्छा जी, हमने बोला जनाब ये जो इसकी साइकिल है, ये जो इसकी साइकिल अगर किसी को हेडिंग ही नहीं पता, हेडिंग्स ही याद नहीं है, तो क्या लिखेगा वो, क्या लिखेगा वो। मतलब इसलिए हेडिंग्स याद करना जरूरी है और उसके अंदर जो हेडिंग का मतलब है वो पता होना जरूरी है, फिर आप लिख लोगे। डन हो गई बात। तो जनाब ये आपका थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल हमारे पास 40 मार्क्स का एग्जाम के अंदर आएगा, और डेफिनेटली जो मैंने 40-60 लिखा है इसके अंदर रेशियो का भी वेटेज है, इसके अंदर रेशियो का भी एमसीक्यूज का भी वेटेज है इसका। डन हो गई बात। तो जनाब आपको थ्योरी के लिए केस स्टडी सॉल्व करनी पड़ेगी, और मैंने जो किताब बन गई है जो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगी, उसके अंदर हर चैप्टर के अंदर हर चैप्टर की मैंने 15 से 20 केस स्टडी डाल दी है, एग्जाम में उस टाइप के आएंगे, इधर उधर ढूंढ ढांड के ये वो। डन हो गई बात, डन हो गई। अच्छा जी, अच्छा यहाँ पे आपकी जो स्टडी टेक्स्ट है ना आईकेप की, इस स्टडी टेक्स्ट के अंदर ऐसे नहीं लिखा हुआ, इस स्टडी टेक्स्ट के अंदर चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, लेकिन मैंने टॉपिक वाइज लिख दिया, ठीक है जी, ताकि हमें पढ़ने में आसानी होगी, ये टॉपिक होगी, ये टॉपिक होगी, उसमें चैप्टर वाइज लिखा हुआ है, ठीक है जी। डन हो गई बात। दोस्त इधर आइए कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन पे आइए। हमने बोला जनाब इसके अंदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और आइडेंटिफाई रिस्क असेसमेंट, ये 2 थियोरेटिकल है, ये थ्योरी का दारोमदार सारा का सारा इस पे है। ये समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली थ्योरी समझ में आ जाएगी, यानी कि हम ये पढ़ते रहेंगे तो हाथों हाथ थ्योरी भी वाली निपटाते रहेंगे। डन हो गई बात। इसका सारा दारोमदार इस थ्योरी पर है, बेसिकली यही चैप्टर है और इसकी थ्योरी यहां पे दी हुई है, अलग से उस चैप्टर बना दिए, तो हम ये पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी कवर होता रहेगा, हम लोग क्लास में कवर करा देंगे। कैलकुलेशन एग्जाम में लाजमी आती है। सबसे मजेदार जो एमएफए के अंदर पढ़ने वाली चीज है ना, सबसे मजेदार, सबसे जबरदस्त, 1 और 2, ये 2 चीजें, एक बैक और एक रिस्क मैनेजमेंट, जो एमएफए की जान है, एमएफए की खूबसूरती है, प्योर फाइनेंस है। यहां पे जनाब ये आपका कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत ज्यादा हो रहा था तो उन्होंने ये यहां डाल दिया। पुराने जमाने के अंदर जब कॉस्टिंग होता था, कैफ 8 होता था पुराने जमाने में, तो ये कॉस्टिंग के अंदर होता था। अब जो नई स्कीम आएगी तो पता नहीं वहां कहां जाएगा, नहीं पता वल्लाह आलम, लेकिन ये कॉस्टिंग है, प्योर कॉस्टिंग है भाई। मिसिंग फिगर जो आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ा ना, आधा डाटा दे रहा है, आधा डाटा छुपा हुआ है, खुद ही ढूंढ के निकालते रहो, खुद ही सॉल्व करते रहो, ये वो चीज है, वही चीज है, तंग करता है लड़कों को। कॉस्टिंग आ गई ना, सीवीपी याद है ना, हाँ वो तंग करता है, ये भी वैसे ही। इधर आइए जनाब, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, दोस्त ये भी कॉस्टिंग है,
ये भी कॉस्टिंग है, लेकिन इसके अंदर मिसिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी, सारी इंफॉर्मेशन देगा, कैलकुलेट कर लो, तो आसान हो गया कंपैरेटिवली। मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, आधी इंफॉर्मेशन होगी, आधी गायब अंग्रेजी में लिखी होगी इंफॉर्मेशन, जैसे कॉस्टिंग में होता है, सही है, सेम वैसे ही है कॉस्टिंग। सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, सारी की सारी निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। जब सारी इंफॉर्मेशन गिवन है तो फिर तो आसान है निकालना, फिर किस बात की मसला है। सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, कैलकुलेट कर लो, फिर तो आसान है। कौन से में इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, वही कॉस्टिंग, वही सीवीपी, वही चीजें, आधा डाटा देगा, आधा खुद निकालो, खुद सॉल्व करो, सेम वही चीजें। इसका सोल्यूशन जाएगा 2 पेजेस पे। लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट करवा दिया था पहले, इस बार मैं ये स्टार्ट नहीं करवा रहा, पहले मैं यहाँ से स्टार्ट लूंगा। सही, ये थोड़ा लंबा होता है ना, बोले अभी तो कॉस्टिंग पड़ी थी यार, फिर से कॉस्टिंग शुरू हो गई, तो इसीलिए थोड़ी देर बात करेंगे। ये डन हो गई बात, पक्का। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन चलेगा जनाब इंशाल्लाह। 100% सिलेबस हम लोग क्लास में कवर करेंगे। इस सेशन में भी टेंशन नहीं होती, कोई छुट्टी मुट्टी नहीं होती, सही जी, और बेहतरीन है क्योंकि एमएफए आगे सिलेबस में है और एमएफए उसी पैटर्न पे लॉक हुआ हुआ है, तो ये आगे चलता रहेगा। कॉस्टिंग में चेंजेस वगैरह करनी पड़ेंगी जाहिर सी बात अगले बैच के लिए, क्योंकि कॉस्टिंग जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ग्रुप बी में आएगा तो जाहिर सी बात मुश्किल हो जाएगा, तो इसीलिए ना बॉस। चलिए अब आप इसको कॉपी करें सिलेबस को, और फिर हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। हाँ, किताब 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 मेरे दोस्त, वही तरीका है जनाब पढ़ने का। अच्छा, पढ़ने का इसका तरीका थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि आपको पता है यार एमएफए अभी आया है और एमएफए की मेरे ख्याल से कुछ 6 टाइम्स हो चुकी हैं, तो हमारे पास ज्यादा प्रैक्टिस का मटेरियल है नहीं अवेलेबल। तो इसकी प्रैक्टिस कहां से की जाएगी, जाहिर सी बात है मैं आपको अपनी बुक दूंगा, उस बुक के अंदर होगा क्या जनाब, उस बुक के अंदर पास्ट पेपर्स होंगे। सर पास्ट पेपर किसके होंगे जनाब, हम आईकेप पढ़ रहे हैं तो आईकेप के पास्ट पेपर होंगे, और जनाब किसके, एमएफए के तो होंगे होंगे, और दोस्त बीएफडी के होंगे। एक स्टेप आगे, ये टॉपिक बीएफडी से निकल कर आया है, तो इसका प्रैक्टिस मटेरियल अपन को कहां से मिलेगा, बीएफडी से। ये टॉपिक बीएफडी से निकलकर यहां पर आया है, तो इसका प्रैक्टिस मटेरियल कहां मिलेगा, बीएफडी से। ये कॉस्टिंग से निकल कर आया, तो इसका प्रैक्टिस मटेरियल कहां से मिलेगा, कॉस्टिंग, पुरानी कॉस्टिंग थी, ये कहां से निकल कर आया है, कॉस्टिंग से, तो इसका मटेरियल भी कहां से मिलेगा, कॉस्टिंग से। तो अपन को एमएफए, बीएफडी और पुरानी कॉस्टिंग जो कैफेट थे उससे हमने सवाल करने पड़ेंगे। डन हो गई बात। हाँ, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग तेज रखना पड़ेगा, ये कर लोगे तो पेपर हो जाएगा मजे से सॉल्व इंशाल्लाह। डन हो गई बात, डन हो गई। बुक मैं अपनी दूंगा, जैसे बता उसके अंदर थ्योरी, पास्ट पेपर वगैरह सब होंगे, जिस तरह कॉस्टिंग की थी ना सेम वैसी होगी। डन हो गई बात। चले सर, हमारी क्लासेस कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, इसके जो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स है, मैं 40 लेक्चर होते हैं मेरे कैलकुलेशन के, और तकरीबन 20 लेक्चर होंगे जनाब थ्योरी के, तो टोटल 60 लेक्चर में कोर्स खत्म होगा इंशाल्लाह। ड्यूरेशन हम लोग वही रखेंगे जनाब, 1.5 से लेके 2 घंटे का। हफ्ते में अभी 3 फिर 4 दिन, अभी 3-4 दिन। हाँ, 80 क्लास है ना। इसका कोर्स हम लोग इंशाल्लाह 31 जैन को निपटा देंगे, मतलब 31 जैन कट ऑफ डेट है, उससे पहले, ताकि फरवरी आप लोग घर बैठ के पढ़ाएंगे। 100% इंशाल्लाह हम लोग क्लास में कवर कराएंगे सारी चीजें, वही होमवर्क मॉडल चलेगा, कॉन्सेप्ट मैं दे दूंगा, सही है, थोड़े बहुत सवाल कराऊंगा, फिर आपसे कराऊंगा, फिर वही क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। डन हो गई बात। चले दोस्त, सिलेबस कॉपी करें और फिर हम बात को आगे लेके चलेंगे, पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चले मेरे भाइयों, पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने चले। पहला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC बोले तो वैक, WAC और C वैक। सुनेंगे जनाब, चैप्टर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, सुने। सबसे पहले मैं एक बात बताऊं कि जनाब देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अकाउंटिंग नहीं है, ये फाइनेंस है। अब सवाल ही पैदा होता है मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग और फाइनेंस में फर्क क्या है। अकाउंटिंग और
फाइनेंस में फर्क है। सुनिए जनाब, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है दोस्त? बहुत बच्चों वाली बात है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जनाब? अकाउंटिंग का मतलब होता है बुक कीपिंग। ऐसा ही है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जनाब? बुक कीपिंग। बोले तो जनाब बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बिजनेस के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको रिकॉर्ड करने को हम क्या बोलते हैं जनाब? अकाउंटिंग। ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमने बोला जनाब अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग का मतलब जनाब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जनाब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे की जाएगी? हमें पता है दुनिया में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का एक असूल है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम क्या है जनाब? एक चीज को डेबिट कर दिया जाएगा और एक चीज को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसा जनाब डेबिट क्रेडिट बोले तो एंट्री बनाने के बाद इंपैक्ट कहां जाएगा? लेजर के अंदर बोले तो टी अकाउंट्स में। उसके बाद ये इंपैक्ट कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस में। ऐसा उसके बाद फिर इसका इंपैक्ट उठ के कहां जाएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बोले तो इनकम स्टेटमेंट, बोले तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बोले तो कैश फ्लो। ये सारी चीजें दोस्त, ये सारा काम किसका है? अकाउंटिंग का। हम लोग ये जो एंट्री मारते हैं डेबिट क्रेडिट, हम लोग जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से तो नहीं बनाते, बल्कि किसके हिसाब से बनाते हैं लड़के? आईएफआरएस के हिसाब से। उसने बोला जनाब बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना तो करना है, एक्सपेंस नहीं करने का। बोला तो बोला, कल को वो चेंज करे, बोलेगा नहीं एक्सपेंस करो, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सपेंस करेंगे। कहानी खत्म। कहानी किसने बोला दोस्त? ये मेरे पास कहलाती है दोस्त अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। दोस्त डिपार्टमेंट जरूरी है क्या? इसके बगैर कारोबार नहीं हो सकता? जरूरी है बॉस। क्या हो रहा है पता तो होना चाहिए, लिखत पढ़त तो करो, किससे पैसे लेने, किसको पैसे देने, कितना पैसे लेना है, किससे उधार पकड़ा हुआ है, सारा हिसाब किताब होना चाहिए। अकाउंटिंग बहुत जरूरी है, किसी का एतराज नहीं है। बुक कीपिंग रूल्स चलेंगे किसके हिसाब से? आईएफआरएस के हिसाब से। फिट हो गई बात? आइए जी, दूसरा हमारे पास एक पोर्शन होता है जो कि क्या कहलाता है जनाब? फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा। फाइनेंस का मतलब क्या है? पैसा। ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अपन को पैसे की नीड होती है, हमें पैसे की नीड होती है जनाब। पैसे की जरूरत है, पैसे की नीड है। पैसा चाहिए दो चीजों के लिए। नॉर्मली हमें पैसे चाहिए होते हैं दो चीजों के लिए। पहला लड़के, या तो मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लांट शिलान लगाना है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या प्लांट लगा हुआ है उसकी एक्सटेंशन करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। दूसरा डे टू डे ऑपरेशन के लिए। डे टू डे ऑपरेशन के लिए बोले तो तनख्वाहें देनी है, माल खरीदना है, इन्वेंट्री खरीदनी है, किराया देना है। मैं अपने बिजनेस से कैश जनरेट ही नहीं कर पा रहा तो मुझको उधार लेना पड़ता है। डे टू डे ऑपरेशन, इसके लिए मुझको पैसा चाहिए, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। जनाब ये पैसे आप कहां कहां से ले सकते हैं? उधार ले सकते हैं, शेयर इशू करके ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू करके ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं। एसेट चाहिए लीज पे ले लो, वो भी तो एक सोचने का फाइनेंस है। पब्लिक से लोन ले लो, जिसको तुम लोग डिबेंचर या बॉन्ड शॉन्ड कहते हो। ऐसा ही है जनाब। किससे पैसे ले? जो हमें सस्ता पड़ेगा। किससे पैसे ले? जो हमें सस्ता पड़ेगा। बैंक से लोन अगर सस्ता पड़ रहा है तो भैया बोलो, प्रेफरेंस शेयर अगर सस्ता पड़ रहा है तो बोलो। तो जनाब ये मेरे पास कहलाती है फाइनेंस। बात समझ में आई? पैसों की नीड है तो पैसे कहां से ले? पैसे आपने ले लिए, सूद पे मिला, इस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें? ये भी फाइनेंस है। ऐसा नहीं कि सूद दे रहे हो तुम सालाना 1 लाख रुपए और जहां पे पैसा लगाया वहां से 80,000 रुपए कमा रहे हो, अबे तो 20,000 की अपनी जेब से भरोगे। बेकार काम किया तुमने। ये फाइनेंस है। बात समझ में? तो फाइनेंस का काम किया दोस्त दो, पैसा कहां से लाऊं और पैसा इन्वेस्ट कहां करूं। कंपनी का पैसा कितना बचा लूं, कंपनी का पैसा मैं कितना बचा लूं, ये पैसे की बात। अकाउंटिंग क्या बोलता है? भैया तू बोरिंग कर ले, मैं रिकॉर्ड मार दूंगा, डेबिट क्रेडिट कर दूंगा, बैंक डेबिट और लोन क्रेडिट। सूद देना होगा मैं एंट्री बना दूंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। या अगर बोरिंग कर ली, कैपिटलाइजेशन हो गई है आईएएस 23 के मुताबिक, तो अपन क्या कर लेंगे? उसको एसेट डेबिट कर देंगे और कैश वैश बैंक से क्रेडिट कर लेंगे। हम चलेंगे आईएफआरएस के हिसाब से। बात समझ नहीं? मैंने क्या बोल दिया? यहाँ पे रिकॉर्डिंग ही नहीं है। यहाँ पे क्या है दोस्त? फाइनेंस है, दिमाग का काम है। दिमाग, यहाँ पे कोई आईएफआरएस नहीं। तो अपन हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? फाइनेंस। आपके पूरे सीए के अंदर 2 फाइनेंस के पेपर है, एक एमएफए और एक बीएफडी। 2 फाइनेंस के पेपर है।
फिर तो कोई बात, अकाउंट नहीं है बहुत सारे, आई है, FAR1 है, FAR2 है, फिर FFR है, इसमें लाइन लगी हुई, क्योंकि बहुत चीजें है ना इसके अंदर स्टैंडर्ड। यहाँ पे इतनी नहीं है। पैसा आया, पैसा कहां से गया, कंपनी का पैसा बचाना कैसे, बात समझ में। आप लोगों ने कॉस्टिंग के अंदर एक चीज पढ़ी थी, याद करो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट में EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। दोस्त क्या था वो, कितनी क्वांटिटी परचेज करें जो कंपनी को सस्ती पड़े, बोले तो कंपनी को पैसे की बचत हो। बॉस वो भी फाइनेंस ही था, वो यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि वहां पे पढ़ चुके होते हो, तो यहां हम नहीं पढ़ते, वो भी फाइनेंस ही है। बात समझ में, मैंने क्या बोल दिया, किसी का एतराज नहीं है, फिट है, तो आपको डिफरेंस पता चला, हम फाइनेंस पढ़ने के लिए जा रहे हैं, किसी का एतराज नहीं है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। सुनो, ये बिठा दो, कॉपी करना है, 1 सेकंड रुको, पक्का श्योर। अच्छा मेरे भाइयों, तो भैया फाइनेंस का मतलब दो कि पैसे कहां से लाओगे और पैसे कहां इन्वेस्ट करेंगे। जहां से पैसे लाओगे भैया वो सस्ता होना चाहिए, हमें ये फैसले करने हैं। अच्छा जी सुनो, मैंने बोला दोस्त बिजनेस, सुनिएगा, हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चले जनाब कैपिटल का। हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चले बॉस कैपिटल का। कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, मालिक जो बिजनेस के अंदर पैसा लाया, ऐसा मालिक जो बिजनेस के अंदर पैसा लाया उसको हम क्या बोलते हैं दोस्त, कैपिटल। ये डेफिनेशन अकाउंटिंग के हिसाब से, ये डेफिनेशन है अकाउंटिंग के हिसाब से। अब याद है हम लोगों ने बचपन में जो पहली अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की थी, और जिंदगी की पहली एंट्री हम क्या बनाते थे, मिस्टर अकरम स्टार्ट अ बिजनेस विद कैश। जिंदगी की हमारी पहली एंट्री क्या करते थे, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। जिंदगी की पहली एंट्री हर बच्चे ने वही बनाई है। जी जनाब सुने, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है, मालिक जो बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आया है। हमने बोला दोस्त ये जो मालिक बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आया है, जिसको तुम कैपिटल कहते हो, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। हम लोग पढ़े फाइनेंस, फाइनेंस के अंदर कैपिटल का मतलब होता है दोस्त फाइनेंस, पैसा कहां से आया। अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल का मतलब क्या है, पैसा कहां से आया, बस। अकाउंटिंग के अंदर कैपिटल की डेफिनेशन क्या है बॉस, कैपिटल का मतलब क्या, पैसा। लॉजिक क्लियर, सुनिएगा। हमने बोला दोस्त 2 मिनट के लिए वहां पे उसको पॉज करके मैं यहां पर आया। मैंने बोला यार बिजनेस कितने किस्म के होते हैं, सुनिएगा। हमने बोला जनाब बिजनेस 3 किस्म के लोग कर सकते हैं। एक मेरे पास कहलाता है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है जनाब, एक बंदा इंडिविजुअल, ये जो इंडिविजुअल बंदा बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। हाँ कि ना, मालिक पैसे लेकर आया है तो मालिक जो भी चीजें लेकर आता है वो इक्विटी कहलाती है। बात मानते हो, इधर आइए। दूसरा कारोबार कौन सा, दूसरे कौन से लोग कर सकते हैं जनाब, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर जनाब एक से ज्यादा, मोर देन 1% अप टू कितने, अप टू दोस्त 20 बंदे मिलके कारोबार करेंगे तो वो क्या कहलाएगा मेरे पास, पार्टनरशिप। यहां पे जो मालिक बिजनेस के अंदर पैसे लेकर आएगा उसको हम लोग उस मालिक के नाम के साथ रिकॉर्ड कर देते हैं और उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। ऐसा ही है। मालिक जो भी पैसा लेकर आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। तीसरा कारोबार कौन सा होता है भैया, तीसरा कारोबार मेरे पास कौन सा होता है, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं जनाब, कंपनी के थ्रू। कैसे काम कर सकते हैं जनाब हम लोग, कंपनी के थ्रू। और कंपनी में जो मालिक होते हैं वो कौन होते हैं, आवाम, जनता, पब्लिक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया, ये अकाउंटिंग है, ये क्या है अकाउंटिंग। लेकिन एमएफए में हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंस। कैपिटल का मतलब क्या होता है, फाइनेंस, पैसा। एक ऑर्गेनाइजेशन पैसे कहां कहां से ला सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी पैसे का बंदोबस्त कहां कहां से कर सकते हैं। मैंने बोला जनाब एक कंपनी 3 जरिए से पैसे ला सकते हैं, एक कंपनी 3 जरिए से पैसे ला सकते हैं। एक मालिकों से पैसा लेकर आए। हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब फॉर एग्जांपल कंपनी का सिनेरियो, मालिक से जो पैसा लेकर आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विटी फाइनेंस। बात मानते हैं,
मालिक से जो हम पैसे लेकर आएंगे दोस्त, वो क्या कहलाएगा मेरे पास? इक्विटी फाइनेंस। बात मानते हैं? एक तरीका यह है कि भैया आप शेयर इशू करके पैसे लेकर आ जाए, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विटी फाइनेंस। बात मानते हैं? बोले तो इशुएंस ऑफ शेयर्स। शेयर इशू करिए और मालिक से पैसा ले लीजिए। जनाब पैसे आपको चाहिए क्यों? भैया हमें पैसे चाहिए होते हैं दो चीजों के लिए। एक, या तो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है या प्लांट को एक्सपेंड करना है या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। दूसरा, डे टू डे ऑपरेशन के लिए तनख्वाह देनी है, इन्वेंट्री खरीदनी है। हमारे पास कारोबार से इतना कैश जनरेट नहीं हो रहा कि हम लोग अपने कैश खुद मैनेज कर ले, तो हम लोग को उधार लेना पड़ता है। ठीक हो गई बात? मैंने बोला भैया मुझको पैसे चाहिए, फॉर एग्जांपल कितने पैसे चाहिए? मुझको 10 लाख रुपए चाहिए। कितने पैसे चाहिए भैया? 10 लाख रुपए। पहला ऑप्शन है कि जनाब आप शेयर इशू करके ले लें। शेयर इशू का मतलब मालिकों से पैसे ले रहे हो, मालिकों से पैसे लोगे तो उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी फाइनेंस। दूसरा तरीका क्या? उधार पकड़ लो। उधार पकड़ लो। किससे ले लें जनाब? बैंक से ले लें या पब्लिक से ले लें या लीजिंग कंपनी से एसेट ले लो, वो भी तो उधार ही होता है। IFRS 16 पढ़ा आप लोगों ने? हम लोगों ने बोला जनाब हम लोग अकाउंटिंग नहीं पढ़े, हम लोग फाइनेंस पढ़ रहे हैं। हमने बोला जनाब दूसरा तरीका क्या होता है? उधार ले लें। बैंक से उधार ले लें तो बैंक लोन कहलाएगा, पब्लिक से उधार ले लेंगे तो डिबेंचर कहलाएगा, या लॉन्ग टर्म लोन्स कहलाएगा, या TFCs कहलाते हैं। ऐसे ही है ना भाई? ऐसे बॉन्ड पेबल कहलाता है। हमने बोला जनाब उधार को हम लोग फाइनेंस की जबान में डेट फाइनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बॉस? डेट फाइनेंस। बोले तो उधार, बोले तो बोरिंग्स। बात मानते हैं? बात मानते हैं? अपन को पैसे की जरूरत है, एक तो हम मालिकों से लिया शेयर इशू करके, दूसरा उधार पकड़ ले। तीसरा एक और भी होता है। हमने बोला जनाब ये जो शेयर कैपिटल होते हैं ना कंपनी में, ये दो किस्म के होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है मेरे पास ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, याद है भैया? और दूसरा क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा? दोस्त ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कौन होते हैं जनाब? ये आपके असल मालिक हैं, रियल ओनर यही है। और वो कैसे है? नकल मालिक है। सर असल मालिक कौन से होते हैं? वोटिंग राइट है इनके पास, डायरेक्टर के इलेक्शन होंगे भैया, वोट कास्ट करेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आएगा तो आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलने का चांस है। डायरेक्टर की मर्जी है, लेकिन नॉर्मली बहुत ज्यादा प्रॉफिट आता है तो बहुत ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट आया तो कम डिविडेंड, कोई प्रॉफिट नहीं है तो कोई डिविडेंड नहीं है। ऐसा वोटिंग होगी तो वोट कास्ट करेंगे। साल की जो कंपनी की एनुअल मीटिंग होती है, इसको हम लोग बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें आके शोर शराबा कर सकते हैं। हमने बोला सर ये रियल ऑनर है। वो इसका मतलब जनाब इनके पास वोटिंग राइट्स है, इनके पास दोस्त वोटिंग राइट्स है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है, और इनकी जो डिविडेंड की परसेंटेज है, इनकी जो डिविडेंड की परसेंटेज है दोस्त वो फिक्स्ड होती है। वो खूब प्रॉफिट कमाया इनको वही परसेंटेज फिक्स मिलेगी, बहुत कम प्रॉफिट कमाया इनको फिर वही डिविडेंड मिलेगी। एग्री कर दो। तीसरा जरिया क्या है जनाब? मैं पैसे लेकर आ गया किन लोगों से? प्रेफरेंस शेयर वालों से। बात समझ नहीं मैंने क्या बोल दिया? ये भी इशुएंस ऑफ शेयर्स ही है। अब सुनना वापस, मेरे को कितने पैसों की नीड है? फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल 1 मिलियन। मैंने या तो इन्वेस्टमेंट करनी है या तो मैंने डे टू डे ऑपरेशन चलाना है। 3 जरिए से मैं पैसे ला सकता हूं। कैपिटल का मतलब फाइनेंस, 3 जरिए से पैसे ला सकता हूं। ये इधर आ जो पहले भैया, ये मैंने उधार पकड़ा ना, या तो बैंक से लोन लिया या तो पब्लिक से लोन लिया। फ्री में पैसे देंगे क्या ये लोग? है ये लोग क्या फ्री में पैसे देंगे? जा यार ये 5 लाख रुपए ले जा, 3 साल बाद वापस कर देना। 3 साल बाद तो वापस करना है, और साथ साथ सूद समेत हर साल तुम मुझको सूद दोगे। तो ये जो पैसा यहां से लाओगे फ्री का पैसा नहीं है, इनके पैसे तो वापस करो, साथ साथ आप इनको सूद भी दो। तो उनकी तो इनकम हो गई, सूद की इनकम, इंटरेस्ट इनकम, अपनी क्या हो जाएगी? कॉस्ट। अपनी क्या हो जाएगी? कॉस्ट। इसका मतलब दोस्त ये फ्री का पैसा नहीं है, ये फ्री का पैसा नहीं है, इसकी एक कॉस्ट होती है, इसकी एक कॉस्ट होती है, और इस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। और MFA की जबान में मैं इसको बोलूंगा कॉस्ट ऑफ डेट। क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ डेट। एब्रीवेशन होता है, इसको मैं लिखूंगा KD। बहुत सारी किताब ने डिफरेंट नाम लिखे हुए हैं, इसको वैसे तो CD लिखना चाहिए था, कॉस्ट ऑफ डेट, लेकिन किताबों ने KD लिखा हुआ है। अब लिखा तो लिखा भाई, पता नहीं क्या लॉजिक है। हाँ नहीं, डिफरेंट किताबों में कुछ और एब्रीवेशन है, कुछ किताबों में ना यूं भी लिखा हुआ है, पता नहीं क्या मतलब है इसका। सही है, तो कॉन्सेप्ट है। तो जनाब ये फ्री के पैसे नहीं है,
ये फ्री के पैसे नहीं है बल्कि इसके पास सूद देना पड़ेगा। ये उनकी तो इनकम है तो मेरी क्या हो जाएगी जनाब, कॉस्ट हो जाएगी। केडी मैं एक चीज यहां पे ऐड कर रहा हूं 1 माइनस टी, इसका मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। क्यों है ये बात हम बाद में करेंगे 3-4 क्लास बाद। अभी याद रखना कॉस्ट ऑफ डेट है, बस इसमें 1 माइनस टी मतलब आफ्टर टैक्स कर रहा हूं। इसके पीछे लॉजिक है वो थोड़ी देर बाद बात करेंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज एक साथ नहीं। डन हो गई बात जनाब। ये लोग कौन है, मालिक, इन्होंने मुझको पैसे दिए, मैंने शेयर इशू किए, इन्होंने मुझे पैसे दिए जनाब। ये भी क्या आंख बंद करके एम ही पैसे दे देंगे मुंह उठा के? हमसे कुछ तो उम्मीद करेंगे ना। ये किस चीज की उम्मीद करते हैं? देना ना देना अपनी मर्जी है, डायरेक्टर की मर्जी है, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन तो होती है ना भाई। सर ये मुझसे क्या उम्मीद रखेंगे, डिविडेंड की। उनकी डिविडेंड इनकम है तो मेरी क्या डिविडेंड कॉस्ट है। हाँ लेकिन एज पर अकाउंटिंग ये कॉस्ट पीएनएल में नहीं आती, डिविडेंड पीएनएल में नहीं आता। कहां जाता है? हाँ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज में, वहां ले आके प्रॉफिट को ऐड करके माइनस करवाते हैं। लेकिन हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे दोस्त, हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंस पढ़ रहे हैं। देखा जाए तो घूम फिर के प्रॉफिट से तो माइनस हो रहा है ना यार। अब कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, अकाउंटिंग में तो होता ही है ये चीज को ना लंबी करते हैं भाई प्रॉफिट से माइनस करवा दे यार। लेकिन आईएफआरएस ने कर दिया नहीं, वहां पे कोने में ले आके माइनस करेंगे तो यहीं पे माइनस करवा के ले जाओ। खैर उनकी कोई अलग अकाउंटिंग अलग लॉजिक है, हो तो माइनस रहे ना भाई, हो तो माइनस रहे। तो जनाब ये भी फ्री का पैसा नहीं है जनाब, ये भी फ्री का पैसा नहीं है। इसके ऊपर भी मुझको कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी। क्या पेमेंट करनी पड़ेगी लड़के? डिविडेंड पेमेंट करनी पड़ेगी। डिविडेंड को हम लोग एमएफए की जबान में कहेंगे कॉस्ट है। और किसकी कॉस्ट है ये? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और हम इसको शॉर्टकट में केई बोलेंगे, केई। ये एब्रिविएशन अभी यूज टू हो जाएंगे आप लोग। डन हो गई बात। फ्री का पैसा नहीं है बल्कि मुझे इसके ऊपर एक कॉस्ट पे करनी है। फिट हो गई। आगे तीसरा मैं पैसा कहां से लेकर आया हूं? प्रेफरेंस शेयर से लेकर आया हूं। ये भी अमाम ने मुझको पैसे दिए, फ्री में पैसे देंगे या मुझसे कुछ उम्मीद लगा के बैठेंगे? क्या उम्मीद लगा के बैठेंगे दोस्त? मुझको डिविडेंड मिलेगा, इनको डिविडेंड मिलेगा तो इनकी तो डिविडेंड इनकम हो जाएगी, तो मुझको तो पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मेरी क्या है? कॉस्ट है। मेरी क्या है? कॉस्ट है। हमने बोला इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। ऐसा ही है। प्रेफरेंस डिविडेंड बोले तो एमएफए की जबान में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलेंगे? केपी। बात समझ में आई मेरे भाइयों? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ जाऊं मैं। सुने कितने पैसे की जरूरत है भैया? 10 लाख रुपए की, 1 मिलियन की। हमने बोला कहां से पैसे लें? हमने बोला हम तीनों से पैसे लेंगे, थोड़े से थोड़े से थोड़े से। ये स्ट्रक्चर बना के चलेंगे। एक कंपनी में आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, एक कंपनी के अंदर 100% इक्विटी फाइनेंसिंग नहीं होती है, होती है कम होता है। वो शेयर भी इशू करके पैसे लिए होते हैं, उन्होंने उधार भी पकड़ा हुआ होता है, उन्होंने प्रेफरेंस शेयर भी इशू किया होता है, सब मिला के किया हुआ होता है, एक प्रॉपर मिक्सचर बना के किया हुआ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है जनाब। कितने पैसों की नीड है दोस्त? 1 मिलियन। हमने बोला जनाब हमने इक्विटी फाइनेंस से फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए ले लिए। हमने डेट फाइनेंस से बोले तो उधार से हमने फॉर एग्जाम्पल जनाब 3 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लिया, बैंक से लोन ले लिया, डिबेंचर इशू कर दिए। हमने प्रेफरेंस शेयर वालों से 2 लाख रुपए ले लिए, बोले तो कितने पैसे जमा हो गए अपने पास? 10 लाख रुपए जमा हो गए। बात मानते हैं? बात मानते हैं। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ना भैया ई बोला करूंगा, इक्विटी। मान जाओगे? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में डी बोलूंगा, मान जाओगे? इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में पीएस बोल दूंगा, मान जाओगे? प्रेफरेंस शेयर। डन है, अच्छा रहेगा। कितने पैसे पकड़े मैंने? इक्विटी में शेयर इशू करके कितने पैसे लिए मैंने? 5 लाख। भैया फ्री में पैसे नहीं देंगे ये दोस्त, फ्री में पैसे नहीं देंगे। हमसे क्या उम्मीद रखेंगे? डिविडेंड। कितना % डिविडेंड रखेंगे? जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एब्रिविएशन में हम इसको क्या बोलेंगे? कि जनाब 15% रिटर्न चाहिए आप लोगों से। आप 5 लाख रुपए तो लेके जा रहे हो, 15% कितना बना? 75,000। हर साल आपको मैं 75,000 रुपए देने। ठीक हो गया जनाब। डेट से मैंने कितने पैसे पकड़े? कॉस्ट ऑफ डेट। इन्होंने बोला भैया हमें 8% सूद चाहिए। कितना % सूद चाहिए? 8%। 3 लाख 8% कितना बनेगा?
24,000, तो भैया हमें 1 माइनस टी में लिख रहा हूं, हमें हर साल 24,000 रुपए दो। पैसे तो वापस करोगे 5-8 साल जो भी एग्रीमेंट हुआ है, हर साल कितने पैसे दोगे आप हमें? 24,000। ये हमारी कॉस्ट है, कंपनी की कॉस्ट है, तो उनकी आमदनी है। तीसरा मेरे पास जनाब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इन्होंने बोला जनाब हमें चाहिए फॉर एग्जाम्पल 13%, इसको मैं क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कितना हुआ लड़के? 26,000। सुनना, इसका मतलब मैंने पैसे जो पकड़े हैं वो मैंने मिक्सचर पकड़े हैं। किसके? 10 लाख रुपए का मैंने मिक्सचर पकड़ा है। मैंने इक्विटी से भी पैसे लिए, शेयर होल्डर से भी, मैंने उधार भी पकड़ा, प्रेफरेंस शेयर वालों से, कॉम्बिनेशन करके 10 लाख रुपए। ये पैसे मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। कितने पैसे इन्वेस्ट कर दिए दोस्त? यहां मैंने इन्वेस्ट कर दिए। मैंने इन्वेस्ट किया तो उसका मतलब मुझे रिटर्न मिलना चाहिए, मुझको मुनाफा मिलना चाहिए, मुझको मुनाफा मिलना चाहिए। दोस्त कितना रिटर्न आएगा, कितना रिटर्न आए कम से कम कि मैं प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दूं। बात समझ में मैंने क्या बोला? प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करूंगा कमाने के लिए, कम से कम कितना कमाऊं मैं? कम से कम कितना कमाऊं कि जनाब मैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दूं। दोस्त मैं कम से कम इतना कमाऊं कि इन लोगों को पैसे बांट के कुछ ना कुछ बच जाए। चल कुछ ना भी बचे ना, कम से कम अपनी जेब से लगाना ना पड़े। कम से कम कितना कमाऊं इसमें से? 15%, 8% या 13%? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो खूब कमाओ। कम से कम कितना कमाऊं मैं? मैंने बोला दोस्त आप पैसे लाए हो तीनों से, आप पैसे लाए हो तीनों से, तो तीनों का एवरेज करना पड़ेगा। लॉजिक नहीं, मैंने क्या बोला? एवरेज करें दोस्त। किस तरह से एवरेज किया जाता है? एवरेज करने के दो तरीके। एक तरीका होता है सिंपल एवरेज, 15 + 8 + 13 डिवाइडेड बाय 3। क्या ये तरीका सही है? सर ये सिंपल एवरेज है, दुनिया में सिंपल एवरेज नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल आपके दादा है और 3 बच्चे दादा के, एक उनके 1000 गज के तीनों प्लॉट है, एक प्लॉट है डिफेंस में, एक प्लॉट है पीसीएचएस में, एक प्लॉट है सुरजानी में नाले के पास। तीनों को एक एक प्लॉट बांट दिया, क्या तीनों खुश रहेंगे? ज्यादती हो गई है? सिंपल कर दिया ना आपने, सिंपल एवरेज है। कुरंदाजी में पर्ची निकाली, जिसका नाम नाले के पास वाली जमीन में आया उसको वो मिल जाएगी, जहां जिसको डिफेंस में मिल गया समंदर के पास वो मिल जाएगी। हमने कहा वही तो पानी है, वो भी गंदा पानी है, वो साफ पानी है। क्या जायजा हुआ है? नहीं हुआ। इसका मतलब है सिंपल एवरेज कभी भी नहीं किया जाता, हमेशा कौन सा एवरेज किया जाएगा? वेटेड एवरेज। बात समझ में? मैंने क्या कह दिया मेरे भाइयों? सुने कैसे किया जाएगा, आइए तो सुनेंगे। मैंने बोला जनाब, मैंने बोला दो, अच्छा मुझको ये मिटाना है, अगर मुझे ज्यादा दोगे तो मिटा सकता हूं मैं, या मैं रुकू 2 मिनट? 2 मिनट रुक जाऊं? 2 मिनट रुक जाता हूं, बस ये साइड ना, सिर्फ ये साइड। चले मेरे भाइयों सुनेंगे। कितने पैसे अरेंज किए मैंने? 10 लाख रुपए। मैंने बोला जनाब मैंने ये पैसे 3 जगहों से अरेंज किए, शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाइएगा। इक्विटी से, डेट से और प्रेफरेंस शेयर। ऐसा ही है। मैंने फाइनेंस कितना अरेंज किया? फाइनेंस मैंने कितना अरेंज किया? फाइनेंस बोले तो कैपिटल। मैंने इक्विटी फाइनेंस से कितने पैसे अरेंज किए? शेयर वेयर इशू करके 5 लाख रुपए। मैंने उधार डेट वेट से कितने पैसे अरेंज किए? 3 लाख रुपए। मैंने प्रेफरेंस शेयर से कितने पैसे अरेंज किए? 2 लाख रुपए। तो भैया टोटल मैंने कितने पैसे अरेंज किए? 10 लाख रुपए। इस पैसों को मैंने इन्वेस्ट कर दिया। कोई नया प्लांट लगा लिया, प्लांट की इन्वेस्टमेंट कर लिया, ठीक हो गया। मैंने बोला जनाब इसकी ना एक कॉस्ट है, इसकी एक कॉस्ट है। शेयर वालों ने, शेयर इशू करने वालों ने क्या बोला? अपन को डिविडेंड चाहिए। कितना % डिविडेंड चाहिए साल का? 15। उनकी तो रिटर्न है, उनकी तो रिटर्न है, तो मेरी क्या है? कॉस्ट है। तो वो साल के कितने मांग रहे हैं? 75,000 मांग रहे हैं। डेट वालों ने बोला अपन को कितना सूद दोगे? उनकी तो इनकम है, तो मेरी क्या है? कॉस्ट है। 2 साल के कितने पैसे मांग रहे हैं? याद रखिएगा परसेंटेज का मतलब होता है पर एनम सालाना, पर एनम सालाना। प्रेफरेंस शेयर वाले कितना डिविडेंड मांग रहे हैं मुझसे? 13%। कितना हुआ? 26,000। तो जनाब मुझे ये जो मैं पैसे लेकर आया हूं 1 मिलियन 10 लाख रुपए, इसके ऊपर सालाना कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? 1,25,000। दोस्त जहां पे पैसे लगा रहे हो ना, पैसे लगा रहे हो 1,25,000 से ज्यादा कमाना। इनको 1,25,000 देने के बाद अपन के पास कुछ तो बचे, चलो कम से कम 1,25,000 तो कमाना, कि इनको बांट दे, अपनी जेब से कुछ ना लगे। बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? किसी का एतराज नहीं है? ये बात हो गई मॉनेटरी टर्म में। परसेंटेज में बताओ,
परसेंटेज में बताओ। मैंने बोला जनाब, मैंने बोला दोस्त 1,25,000 रुपए की आप कॉस्ट पे करोगे साल की, और पैसे कितने अरेंज किया आपने 10 लाख, 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए, तो जनाब कितना 12 पॉइंट। इसका मतलब जनाब आप ये जो पैसे लेकर आए हो 1 मिलियन, इसकी कॉस्ट कितनी है 12.5%। यहां भी जो तुमने पैसे लगाए हैं 12.5 से ज्यादा कमाना, बात मानते हो? चलो मरे से मरा 12.5 ही कमाना, उससे कम कमाओगे ना अपनी जेब से भरना पड़ेगा और कंपनी का कबाड़ा हो जाएगा एक दिन। अपनी जेब से कितना भरेंगे? बात समझ में मैंने क्या बोल दिया? तो ये मेरे पास कहलाती है इस फाइनेंस की, इस कैपिटल की कॉस्ट, इस कैपिटल की कॉस्ट। और ये निकाली है मैंने एवरेज करके, बात मानते हो? तो ये मेरे पास क्या कहलाती है दोस्त? ये मेरे पास कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बात मानते हो? और कैसी वाली कॉस्ट है ये? एवरेज वाली। एवरेज भी कौन सी वाली? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। शॉर्टकट पे अपन क्या बोलेगा? WAC और C। तो ये मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया जनाब? ये मैंने वैक कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आई दोस्त? क्या ये पता होना जरूरी है दोस्त? क्या ये पता होना जरूरी है? इसके बगैर कारोबार नहीं कर सकते क्या? सर ये पता होना बहुत जरूरी है। जिस तरह किसी प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमाइन करने के लिए कॉस्ट का पता होना जरूरी है, इसी तरीके से कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कॉस्ट का पता होना जरूरी है। भाई जहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इससे ज्यादा कमाना, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। ये मेरे पास क्या कहलाती है जनाब? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। किसी को कोई एतराज? वैक कैलकुलेट करना आ गया? पक्का? किसी को कोई शक? पक्का? ऐसे ही? अच्छा जी, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला बनता कैसे मेरे भाइयों दोस्तों, इसका फॉर्मूला बनाते हैं। ये नंबर आया कैसे है? मैं रिवर्स वर्किंग लेके चलता हूं। आपने वैक कैलकुलेट किया है जनाब 12.5%, हाँ के ना? ये 12.5 का नंबर तुमने बनाया कैसे? 1,25,000 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा ही है? अच्छा जी, इधर पीछे आओ जी। 1,25,000 के नंबर में तुमने क्या क्या चीजें प्लस की हैं? 75,000 प्लस 26। 1 मिलियन बनाने के लिए आपने क्या क्या प्लस किया है? 5 लाख प्लस 3 लाख फिर प्लस 2 लाख। कोई एतराज किसी को? नहीं है? अच्छा जी आगे। ये 75,000 का नंबर बना कैसे है? 15% मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, ऐसे ही है? उल्टा कर दिया मैंने, एक ही बात है, मल्टीप्लाई हो रहा ना, खैर। प्लस यहां पे लड़ गए 8% मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, प्लस यहां पे लड़ गए 13% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। कोई दिक्कत? डिवाइडेड बाय, ये तो वही है सीधा सीधा, 5 लाख प्लस 3 और प्लस 2 लाख। बात समझ में आ रही है भाइयों? और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसा? आओ जी आओ, सुनेंगे जी सुनेंगे। ये 15% क्या है मेरे पास? ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बोले तो डिविडेंड, शॉर्टकट में मैं इसको क्या बोलता हूं? के। 5 लाख मेरे पास क्या है? इक्विटी फाइनेंस, इसको मैं शॉर्टकट में क्या बोलता हूं? ई। हाँ के ना? 8% क्या है मेरे पास? इंटरेस्ट की कॉस्ट, इसको मैं क्या बोलता हूं? केडी। और 1 माइनस टी अभी मैंने आप लोग को समझाया नहीं है, बस 1 माइनस टी लिख रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई बाय डी। सही जा रहा हूं मैं? 13% क्या है मेरे पास? केपी मल्टीप्लाई बाय, ऐसा? डिवाइडेड बाय 5 लाख क्या है मेरे पास? प्लस डी प्लस, तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनता है भैया वैक का। क्या वैक का फॉर्मूला समझ में आया? क्या वैक का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वैक चीज क्या है? कॉस्ट, जिस तरह हम लोग कॉस्टिंग पढ़ते हुए कॉस्ट पर यूनिट निकालते थे, जरूरी था, बिल बहुत जरूरी था भाई। प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसे होगी?
क्या यहाँ पे फाइनेंस में जो लेकर आए हो पैसा, उसकी कॉस्ट निकालना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। आगे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो करें या नहीं करें, फैसला तो ये होगा ना भाई। क्या बात समझ में आई? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी? कॉन्सेप्ट एकदम मस्त है, क्लियर है? हमें क्या सीखना है जनाब? हमें ये 6 चीजें कैलकुलेट करना सीखनी है। 1 2 3 4 5 और 6। बैक खत्म। 15 नंबर जिम में। सिर्फ 6 चीजें कैलकुलेट करने हैं। 6 चीजें तो मैंने आपको गिवन दे दी ना, ये हर नंबर कैलकुलेट करना है। डाटा देगा, हर नंबर कैलकुलेट करना है। फिट है जी? चलो बॉस, कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो टाइम तो बचेगा नहीं। ऑनलाइन वालों कोई मसले मसाइल? बिल्कुल फिटफाट समझ में आ गया? हसनैन, माविया, शरियार, यस सर, क्लियर। अच्छा मेरे भाइयों दोस्तों, अभी हमारा जब तक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बन रहा है तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे ताकि हम लोग उसमें जब तक कनेक्ट में रहे। तो मेरा नंबर आप लोग सेव कर लें। मुझे व्हाट्सएप कर देना CAF6 MFA, बस मैं आपको ऐड कर दूंगा इस नंबर पे। वाला नंबर नहीं? हाँ नहीं, दूसरा। ठीक है जी, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर दिएगा, और ताकि हम ग्रुप में ऐड हो जाएं जब तक हमारा वो ऑफिशियल ग्रुप नहीं बन रहा, ताकि हमारी पढ़ाई हमारी कंटिन्यूस में चलती रहे। भाइयों पता है आप लोगों को पढ़ने का तरीका, माशाल्लाह आप लोग ग्रुप 1 करके आए हो और आप लोग इंशाल्लाह इस टाइम में कैफ पास करके फॉर्म में चले जाओगे। तो पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता है, बहुत अच्छे से आता है। डेली का काम डेली में, ये भी आप लोगों ने पढ़ा ना, आप लोग समझ रहे हो कि बहुत अच्छी समझ में आ गया। एग्री, बहुत अच्छी समझ में आ गया। कल रात तक भूल जाओगे, इंसानी फितरत है। तो आज जाके इसको एक दफा फिर पढ़ना है ताकि मेमोराइज हो जाए। कल हमारी क्लास है, कल आने से पहले एक दफा पढ़ेंगे ताकि मेमोराइज हो जाए। ठीक है जी, हमारा शेड्यूल जो है वो फाइनल हो गया है। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, हाँ 3:30 से 5 दोपहर में। सुबह तो आज मजबूरी की तरह सुबह मुझसे नहीं उठाया था। सही जी, हाँ सुबह नहीं, आज होगी पहली क्लास है। टाइम टेबल थोड़ा बन रहा है ना, अभी क्लैश भी देखना पड़ेंगे किसी के क्लैश है। तो सही है जी, 3:30 से 5 टाइम टेबल लॉक है। फिर रिजल्ट के बाद एक क्लास हम और कर देंगे। थ्योरी और कैलकुलेशन साथ साथ चलाएंगे, थ्योरी कैलकुलेशन साथ साथ चलेगी। ठीक हो गया भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, डन है? तो चलें सर, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। कल ये लाजमी एक दफा रिकैप करके आइएगा, घर जाके पढ़ लीजिएगा। एमएफए का परिचय आसान है, हाँ कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन है आसान और इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग लगा नहीं लगा? इंटरेस्टिंग है पेपर। चले सर, खुदा हाफिज।